नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करते हैं, जहां पहली खबर बिहार से नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को विपक्षी एकता से कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरी खबर है केजरीवाल को मिले ईडी की समन की, जहां केजरीवाल ने पूछताछ के लिए जाने से मना कर दिया है। तीसरी खबर जयपुर से है, जहां केंद्र की केंद्रीय एजेंसी ईडी और राजस्थान के एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के बीच रेस चल रही है। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे। और चौथी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां नेता प्रतिपक्ष का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन पर दूसरे कार्यकर्ताओं को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने गुरुवार सुबह ईडी को मेल के जरिए अपना जवाब भेजकर बता दिया कि पहले से मध्य प्रदेश में उनका राजनीतिक कार्यक्रम तय है। चुनावी व्यवस्था की वजह से वो अभी ईडी दफ्तर में नहीं आ सकेंगे। केजरीवाल ने ईडी को भेजे अपने जवाब में कहा है कि ईडी का समन नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ये नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया था। नोटिस से यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया है कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा सकूं। ईडी को तुरंत इस नोटिस को वापस लेना चाहिए। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। दिल्ली के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर भी पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। दिल्ली के एक और मेरठ में आम आदमी पार्टी ने ईडी का पुतला फूंका है, जिसके साथ ही आप नेताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने आक्रोश है, जिसके साथ ही आप नेताओं ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कमिश्नरी चौराहे पर पुतला फूंका है। तो आप नेताओं ने ईडी का पुतला फूंका है, ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईडी के नोटिस पर बवाल हुआ है। अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भेजा गया है। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। इसे पकड़ ले। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दिल्ली और पंजाब के बीच एक्साइज पॉलिसी की चोरी को लेकर अपने पटियाला स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पंजाब और दिल्ली में एक्साइज चोरी के बारे में बात की है, जहां उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ी चोरी है और इस पर अपना बचाव करना मानो सीना चौड़ा करना है। सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मंदिर, स्कूल, कॉलेज के सामने या आसपास शराब नहीं बेची जाएगी, लेकिन वो करीब 2 साल बाद ये एक्साइज पॉलिसी लेकर आए हैं, जो 3 महीने तक चली है, लेकिन उसके बाद उन्हें ये पॉलिसी बंद करनी पड़ी। वहीं केजरीवाल के ईडी के समन पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बधाई दिल्ली, अभिनंदन आप सभी को। भ्रष्टाचार के खिलाफ और लूट के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई थी, 6 साल से जो लड़ाई चल रही थी, वो आज अपने निर्णायक मोड़ पर है। दिल्ली के सभी अपराधी, दिल्ली को लूटने वाले एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं और अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल चुके थे, उसका अंत केवल जेल की सलाखों के पीछे ही होना था। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को लूटकर दिल्ली के पैसों से शीश महल बनवाना, शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली में नशे का कारोबार चलाना, इन अपराधों के पाप से अरविंद केजरीवाल का गैंग बच नहीं सकता था। केजरीवाल आज जेल जाएंगे या कल जेल जाएंगे, यह केवल ईश्वर जानता है। लेकिन केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई को इतिहास में एक सफल लड़ाई के तौर पर लिखा जाएगा। दिल्ली वालों को बधाई। ये लुटेरों का ये जो गैंग था, जो झूठ के बल पर केवल राजनीति करता था, इसका अंत बहुत नजदीक है और सुनिश्चित है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी नोटिस वापस ले, कल बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले।
तो ऐसे चलता है क्या देश? आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। दिल्ली की जनता के साथ जो पाप किया गया, जो लूट किया गया, जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका न्याय होना सुनिश्चित है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सलाह दूंगा कि जांच से भागो मत, और जो आतिशी, सौरभ, ये सब जो लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार की सबूत नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने ऑर्डर में लिखा है कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं, जरा भी इस घोटाले में उनका हाथ नहीं है, तो इस जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर में आज ईडी पहुंची है और उनकी जांच चल रही है। ये वही राजकुमार आनंद है जिनके साथ के लोगों का नाम शराब घोटाले में भी आया है। तो ये शराब घोटाले से संबंधित जांचें हैं, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, उसका ये मामला है जिसके लिए ईडी वहां पहुंची है। और मुझे ये लगता है कि केजरीवाल इनको भी बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे वो हर भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच और न्याय ये सुनिश्चित है, दिल्ली का कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केजरीवाल को मिले इस नोटिस पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज केजरीवाल पेश नहीं होंगे, इसको लेकर एक के बाद एक बयानबाजी निकल के सामने आ रही है और इसी पे तमाम विपक्षी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि केजरीवाल को घेर रहे हैं। बीजेपी भी लगातार कई आरोप लगा रही। इससे पहले भी संबित पात्रा ने सामने आए और संबित पात्रा सामने आके कहा कि ये समन आपको किस लिए भेजा गया है, आप इतना घपला घोटाला कर रहे हैं, इसलिए ये समन आपको भेजा गया है। और ऐसे में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, पूछ रहे हैं कि आखिर आप आज ईडी के समक्ष पेश क्यों नहीं हुए जब आपके मन के अंदर चोर नहीं था। इससे पहले भी कई सवालों के जवाब ईडी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं और इसीलिए वो सवालों के घेरे में और ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ईडी की तरफ से ये दूसरी बार उनको समन जारी किया गया है और दूसरी बार में मध्य प्रदेश में चुनावी रैली का कारण देते हुए ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी लगातार घेराव कर रही है। और बता दें कि बीजेपी की साजिश इसमें आम आदमी पार्टी द्वारा बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि आखिर मनोज तिवारी को कैसे पता कि पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी है। और ऐसे में बीजेपी पर कई सवाल आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे हैं। बता दें एक एक करके तमाम बड़े मंत्री जेल के अंदर बंद है और इसी संदर्भ में आज पूछताछ जो है अरविंद केजरीवाल से सुबह 11 बजे होनी थी, लेकिन कुछ कारणों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया कि मैं ईडी के दफ्तर नहीं जाऊंगा, पूछताछ में सहयोग नहीं करूंगा। अब देखना होगा क्या ईडी दूसरी बार उनको समन जारी करती है, क्योंकि इससे पहले अप्रैल महीने में भी वो ईडी के समक्ष गए थे और कई सवालों की लड़ी ईडी ने उनके सामने रख दी थी, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था। तकरीबन 9 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और इसके बाद से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर की बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के घर जो छापेमारी चली थी लगातार 9 से 10 घंटे, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से आक्रोश काफी ज्यादा दिल्ली में देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे थे और आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग भी अलग अलग जगह लगा दी गई थी। दिल्ली पुलिस की पुख्ता तैयारी थी कि कोई भी हंगामा ऐसा ना हो जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाए और इसीलिए बता दें कि तैयारी पहले से पुख्ता कर रखी थी दिल्ली पुलिस ने। लेकिन 11 बजते बजते अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया कि मुझे मध्य प्रदेश जाना है, मेरा मध्य प्रदेश का दौरा है, सीएम भगवंत मान भी इस दौरे में शामिल होंगे और इसीलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता, क्योंकि ईडी ने जो समन भेजे है उसमें तथ्य सही नहीं है। मुझे कारण नहीं बताया गया कि मुझे किस लिए पेशी के लिए आना है। ये सब कुछ किया था बीजेपी का है। जिस राज्य में चुनाव आते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी इस तरीके का हथकंडे अपनाती है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के आरोपों के बाद बीजेपी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंडी गठबंधन दरअसल टुकड़े टुकड़े गठबंधन है और राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तो समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चल रहा था, एक दूसरे को छुटवैया नेता, चिरकुट नेता कह रहे थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जिस प्रकार से हमला बोला है कांग्रेस पर, इससे पहले आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस दिल्ली से लेकर पंजाब में, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी बनाम ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट, केरल में कांग्रेस बनाम लेफ्ट तो चल ही रहा था, वहां पर दोनों की कुश्ती, मुंबई में करते हैं दोस्ती। और जिस प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार भी पानी को लेकर लड़ रही थी, तो इसका मतलब यह है कि इस गठबंधन में कोई मिशन या विजन नहीं है, जैसे पीएम मोदी मिशन और विजन के साथ काम करते हैं। इस गठबंधन में केवल कॉन्ट्रडिक्शन, कंफ्यूजन, करप्शन, एम्बिशन और एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, और इसलिए बार बार एक दूसरे को गाली देना, ताने मारना, नीचे और पीछे खींचना। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है। अब सीधे चलेंगे कांकेर, जहां पे पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आदिवासी परिवारों को क्या मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों को कांग्रेस ने टूटी फूटी सड़कें दी है, आप लोगों को कांग्रेस ने बीमार, बदहाल स्कूल, अस्पताल दिए हैं। कांग्रेस ने सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस शासन में आपको नौकरियों की बंदरबाट, हत्या, अपराध, हिंसा, यही सब कुछ मिला है। इसलिए तंग आ गया छत्तीसगढ़ का एक एक मेरा भाई बहन, बस्तर का एक एक मेरा भाई बहन। आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, औ नहीं साहेबो, औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, गरीब की चिंता भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। हम आपके वर्तमान और आपके भविष्य दोनों की चिंता करते हैं। इसलिए बीते 9 वर्षों के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनका लक्ष्य एक ही रहा है, गरीब का कल्याण, आदिवासी का कल्याण। झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकान का जीवन कितना कठिन होता है, ये मैं भली भांति जानता। इसलिए हमने गरीबों को पक्के घर की योजना बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब गरीब के लिए दिल में दर्द होता है ना, तो काम कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अभी तक देश भर में 4 करोड़ से अधिक
गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों के भी लाखों घर बनाने तय है। और मैं आपको वादा करता हूं, अब ये मेरा कार्यक्रम मैंने पूरा नहीं किया है। जैसे जैसे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, बेटे बेटी अलग रहने जाते हैं, उनको और मकान की जरूरत पड़ती है, ये आपका मोदी उनके लिए भी घर बनाएगा। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में मैंने देखा, देश भर में तो मैं काम कर पाता हूं, लेकिन यहां के घर भी बनने में रोड़े अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। उनको गरीब की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि अगर गरीब को घर मिल जाएगा तो मोदी का जय जयकार करेगा, और इसलिए गरीब का घर मत बनने दो। मैं आज आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। यहां के हर गरीब को, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, पिछड़े परिवारों को, दलित परिवारों को, जिनके पास पक्का घर नहीं है, मोदी की गारंटी है पक्का घर मिलेगा। साथियों, आपने देखा है कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, दुनिया के अनेक देशों में खाने का संकट पैदा हो गया। अपने गरीब भाई बहनों को इस परेशानी से बाहर निकालने की चिंता भी आपके सेवक मोदी ने ही की। भाजपा सरकार ने आपके लिए मुफ्त राशन देने वाली योजना बनाई, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस योजना में भी घोटाला कर दिया, घोटाला। आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस की सरकारें पूरे देश में रही, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका ही झंडा था, लेकिन गरीब के घर शौचालय नहीं बना था, पानी की सुविधा नहीं पहुंची थी, गैस कनेक्शन की तो बात ही कहां थी। अरे बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता था, बैंक का खाते का तो सवाल नहीं था। छत्तीसगढ़ को परिस्थितियां और भी विकट थी। ये काम भी आप मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी बिना थके कर रहा है। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की, इलाज पर होने वाले खर्च की भी उतनी ही चिंता है। बस्तर से ही मैंने, आपको याद होगा, बस्तर से ही मैंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव अच्छे अस्पताल बनाने के अभियान की शुरुआत की थी। आज देश के लोगों ने, और तब हमने इसका नाम रखा था वेलनेस सेंटर, ये सरकारी
तरीका होता है, हमने नाम रखा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन मेरे देशवासियों ने उसका काम देखा, उसका उपयोग देखा, तो गांव-गांव लोगों ने क्या किया, उसका नाम ही बदल दिया। और मैं भी हैरान था, क्या बढ़िया नाम लोग बोलने लगे। क्या नाम रखा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जगह पे उन्होंने लिख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये काम किया है, कितना उपयोगी हुआ होगा, तब ये नाम मेरे देश के गांव वालों ने निकाला होगा। छत्तीसगढ़ में भी हजारों ऐसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। अस्पताल में गरीब को इलाज के पैसे ना देना पड़े, इसके लिए आयुष्मान योजना भी मोदी ने चलाई है। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ से अधिक साथी इसके लाभार्थी हैं। लाखों साथी इस योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज करा भी चुके हैं। साथियों, भाजपा सरकार ने बीते सालों में हजारों जन औषधि केंद्र खोले हैं ताकि गरीब को सस्ती दवा मिले। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाएं इसलिए बनाई ताकि गरीब को भी मुश्किल समय में मदद मिल सके। किसानों, दुकानदारों, श्रमिकों के पास 60 वर्ष के बाद कोई सुरक्षा गारंटी नहीं होती थी। हमने अटल पेंशन और मानधन योजना बनाई, जिसके एक तय पेंशन सुनिश्चित हो रही है। और गरीब हित में ये जो भी योजनाएं बनी हैं, इनके सबसे बड़े लाभार्थी कौन है भाई? इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं हमारे SC, ST, OBC वर्ग के मेरे परिवारजन। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा करने की गारंटी। गंगा जी की कसम खाकर झूठी घोषणा करने का काम सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। 9 साल पहले तक जो काम असंभव लगते थे, वो काम भी हमने पूरे किए हैं, क्योंकि उनकी गारंटी मोदी ने दी थी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण भी, महिलाओं के लिए आरक्षण कितने समय से लटका पड़ा काम था। तो पीएम मोदी को कांकेर से सुन रहे थे आप। वो कह रहे थे किस तरीके से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया है और हम गरीबों के लिए अगर सरकार में आए तो लगातार काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।